क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। तो देखो, जब हमारी अगर मैं बात करूं, जो एसक्यूएल की जो कमांड्स होती है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं, और उसमें हम एक होती है हमारा डीडीएल। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखो, जैसे बात करूं डीडीएल की, तो डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अच्छा, अगर मैं इसकी कमांड्स की बात करूं, अगर डीडीएल के मैं कमांड्स की बात करूं, तो देखो डीडीएल के अंदर जो कमांड मौजूद होती है वो कमांड होती है क्रिएट, कमांड होती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंट कमांड होती है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। तो डीडीएल फुल फॉर्म होगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखो, आपको ये जो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी जैसे जो एसक्यूएल की कमांड है कैटेगराइज की गई है, इन सभी कैटेगरीज में आपको इनकी कमांड्स भी पता होनी चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सी कमांड बिलोंग करती है। तो आपकी डीडीएल है, जो डीडीएल उसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट चार आपकी कमांड आती है। ठीक है, उसके अलावा एक रीनेम भी होती है जो हमारे अल्टर के साथ में जो होती है, रीनेम मॉडिफाई जो होती है अल्टर के साथ में काम करती है। तो वो भी आपकी किस कैटेगरी के? आपकी डीडीएल कैटेगरी के। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपसे आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो आप ये समझो, क्वेश्चन समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। तो देखो, यहाँ से आपको एक डेटाबेस की जो मैं बात करूं, डेटाबेस में ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, और ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो बात करूं ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसका नाम होता है एसिड, ACID। तो देखो, एसिड में होता है एटोमिसिटी, एसिड मतलब होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। तो देखो, यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजैक्शन जो एसिड प्रॉपर्टी होती है, एसिड प्रॉपर्टी में आपका जो कह रहा है कि सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर के लिए आपकी ट्रांजैक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी डेटा को प्रोटेक्ट करती है, मतलब सिस्टम किसी भी टाइप के फेलियर की। देखो यहाँ पे सिस्टम फेलियर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी टाइप के फेलियर के लिए जो आपका डेटा को प्रोटेक्ट करता है वो आपकी करती है ड्यूरेबिलिटी। देखो ड्यूरेबिलिटी करती है आपकी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, मतलब ड्यूरेबिलिटी। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं किसी भी टाइप के आपके डेटाबेस के फेलियर में जो आपके सिस्टम में मौजूद जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम होता है ड्यूरेबिलिटी। अगर इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हम इस प्रॉपर्टी पर कंसंट्रेट करें, तो ए एटोमिसिटी मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन के या तो सारे के सारे ऑपरेशन कंप्लीट होने चाहिए, या ट्रांजैक्शन का कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आइदर ऑल और नन। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद भी डेटा कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले, अगर मैं बात करूं मनी, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले डेटाबेस में मनी का सम इक्वल होना चाहिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद। आइसोलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जितनी भी आपकी पैरेलल ट्रांजैक्शन होती है उनको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही परफॉर्म करना चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी ट्रांजैक्शन कहती है कि डेटाबेस में किसी भी टाइप के फेलियर अगर होने पर, चाहे आपके कोई भी फेलियर हो, चाहे हार्डवेयर फेलियर हो, सॉफ्टवेयर फेलियर हो, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हमेशा आपको मिलनी चाहिए। इसका मतलब है जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन उसका डेटा हमेशा डेटाबेस में मौजूद होना चाहिए, चाहे डेटाबेस में किसी भी पॉइंट पे कोई भी फेलियर अगर हो, उसकी गारंटी कौन देती है? ड्यूरेबिलिटी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ड्यूरेबिलिटी। तो कह रहा है सिस्टम फेलियर, देखो सिस्टम फेलियर के अलावा अगर आपको कोई भी ऑप्शन किसी भी टाइप का फेलियर हो, सब में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ड्यूरेबिलिटी होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है What do you means by one to many relationship between teacher and class table। तो देखो, आपको एक टेबल की बात कर रहा है, और टेबल में कह रहा है कि आपकी टीचर, एक तो आपकी टेबल है जिसके अंदर आपका जो रिलेशनशिप दिया वन टू मैनी रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है टीचर और क्लास टेबल के बीच में। तो देखो, टीचर और क्लास टेबल के बीच में वन टू मैनी का मतलब क्या होता है? देखो समझो, पहले सबसे पहले वन टू मैनी का मतलब बता देता हूँ आपको। देखो वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इस कंसेप्ट के बारे में समझो आप वन टू मैनी वाले को। तो देखो यहाँ पे सपोज करो वन टू मैनी का अगर कंसेप्ट की बात करूँ, तो हम कह रहा हूँ वन टू मैनी, वन टू मैनी। इसका मतलब है कि हम एक से ज्यादा रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वन टू मैनी, एक से ज्यादा। ठीक, इसका मतलब है कि एक टीचर एक से ज्यादा क्लास को स्टडी करवा सकता है, वन टू मैनी, सिंगल टीचर एक से ज्यादा क्लास को स्टडी करवा सकता है। अब देखो, ऑप्शन पहला दे रखा है मैनी टीचर हैव मैनी क्लास, नहीं, ये तो मैनी टू मैनी हो गया भाई, मैनी टू मैनी हो गया, ये किस टाइप हो जाएगा आपका? मैनी टू मैनी हो जाएगा। अगर दूसरा कह रहे हैं आपका वन क्लास में हैव मैनी टीचर, देखो ये उल्टा बता रहा है, वन क्लास में हैव मैनी टीचर उल्टा बता रहा है, आपसे पूछा टीचर और क्लास के संदर्भ में पूछा आपसे, उसके बाद तीसरा पढ़ो आपको वन टीचर में हैव मैनी क्लास। तो देखो यहाँ पे समझो, टीचर और क्लास के लिए वन टू मैनी रिलेशनशिप बात करें तो वन टीचर, सही बात है, एक टीचर और एक से ज्यादा क्लास, मैनी क्लास, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चौथा है मैनी क्लास है मैनी टीचर, नहीं, ये आपका मैनी टू मैनी बनेगा। आपका राइट आंसर है वन टीचर कैन हैव मैनी क्लास। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप पूछा है, और आपको किसके संदर्भ में पूछा है? एक तो आपकी टीचर टेबल है या आपकी क्लास टेबल है। ठीक है, तो एक टीचर एक से ज्यादा क्लास को स्टडी करवा सकता है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ईआर मॉडल, ईआर मॉडल यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो वीक एंटिटी होती है वो क्या होती है? देखो समझो, देखो जब भी आपकी कोई भी आपकी ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर हम
प्राइमरी की को डिक्लेयर नहीं कर सकते तो उस टेबल के लिए हमारी जो एंटिटी बनती है वीक एंटिटी बनती है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो एंटिटी होती है इसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। इसको क्या कहते हैं? वीक एंटिटी। अब देखो जो वीक एंटिटी होती है, वीक एंटिटी के लिए हमारे जो सिंबल होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहते हैं? डबल रेक्टेंगल से, या मैं कहता हूँ डबल आउटलाइन रेक्टेंगल से, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, या फिर डायमंड, डॉटेड रेक्टेंगल, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। तो देखो ईआर मॉडल में जो सिंबल वीक एंटिटी का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है कौन सा? डबल आउटलाइन रेक्टेंगल। अगर डायमंड की बात करूं, अगर डायमंड की बात करूं, ये डायमंड तो किसका होता है? डायमंड किसके लिए होता है? रिलेशनशिप के लिए होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको भी, रिलेशनशिप के लिए होता है डायमंड, ठीक है। उसके बाद देखो डॉटेड रेक्टेंगल, अगर मैं डॉटेड रेक्टेंगल की बात करूं तो हमारा ईआर मॉडल में डॉटेड रेक्टेंगल नहीं होता। डॉटेड हमारा कौन क्या होता है? इलिप्स। डॉटेड हमारा क्या अवेलेबल होता है? इलिप्स तो अवेलेबल होता है, रेक्टेंगल डॉटेड नहीं होता। उसके बाद हमारा नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो सेट कंसेप्ट, ओके समझो, देखो इस कंसेप्ट समझो। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आपका जो सेट कंसेप्ट होता है इज यूज टू, देखो सेट कंसेप्ट किसके लिए यूज होता है? तो कहते हैं रिलेशनल मॉडल के लिए, हिरार्किकल मॉडल के लिए, नेटवर्क मॉडल के लिए, और आपका नन ऑफ दिस। तो देखो समझो सेट कंसेप्ट किसको कहते हैं। देखो आपका एक, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मॉडल की बात करूँ तो एक आपका कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट बिलोंग कर रहा है, कौन सा? एक तो सपोज करो कॉलेज में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है, कॉलेज में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, और साथ में कॉलेज में क्या है? एक लाइब्रेरी है। अब देखो एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को ले रहा हूँ, और स्टूडेंट क्या कर रहा है? देखो स्टूडेंट को ले रहा हूँ, और स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक्सेस किसको? स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एक कंसेप्ट को समझोगे तो आपके सामने एक साइकिल बन रही है, देखो आपके सामने एक साइकिल बन रही है, और जो साइकिल बनती है ना इसी को हम कहते हैं सेट कंसेप्ट, इसी कहते हैं सेट कंसेप्ट। अच्छा ये जो साइकिल है यहाँ पे जो बन रही है ये आपका किस कैटेगरी का आपका डेटाबेस मॉडल होता है? तो यहाँ पे अगर डेटाबेस मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ किस में होता है? नेटवर्क मॉडल में होता है। तो किस में होता है? नेटवर्क मॉडल में। तो आपको ध्यान रखना है जो सेट कंसेप्ट है वो आपका नेटवर्क मॉडल पर बेस्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारी साइक्लिंग, जो हमारा ग्राफ बनता है, जो ग्राफ के अंदर जो साइक्लिंग बनती है उसी को हम कहते हैं सेट कंसेप्ट, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल का कंसेप्ट होता है सेट कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देखो नेक्स्ट देखो इसमें आपसे नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है आपसे पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो देखो इनकरेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो इनकरेक्ट के लिए आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो आपको इनकरेक्ट में पहला कह रहा है, यहाँ पे समझो देखो क्वेश्चन को, पहला कह रहा है एसक्यूएल क्यूरी विल नॉट वर्क इफ देयर आर नो इंडेक्स ऑन द रिलेशन। क्या एसक्यूएल क्यूरी काम नहीं करेगी जब इंडेक्स नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एसक्यूएल क्यूरी बिना इंडेक्स के भी काम करती है। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन, ये कह रहे हैं कि एक जो टेबल है, रिलेशन मतलब टेबल, देखो ध्यान रखना, डेटाबेस में रिलेशन, टेबल को क्या कहा जाता है? डेटाबेस में टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है। आपसे कह रहे हैं कि क्या सेम एक टेबल में एट्रीब्यूट का नाम, कॉलम का नाम सेम हो सकता है? नहीं, आप कॉलम का नाम सही सेम नहीं ले सकते हो, रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट आपको कह रहा है एसक्यूएल क्यूरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डुप्लीकेट, क्या एसक्यूएल क्यूरी डुप्लीकेट को अपने आप एलिमिनेट कर देती है? नहीं, गलत बात है। डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड की सहायता से ही हम डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट तो गलत है भाई, तो यहाँ पे क्या है? ऑल अबो, सारे के सारे क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और आपसे यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? देखो मैं कह सकता हूँ एंटिटी की करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी, जो एंटिटी की करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो देखो समझो यहाँ पे, सपोज करो एक एंटिटी आपकी स्टूडेंट, आपकी एक एंटिटी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट एंटिटी के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टूडेंट का क्या होगा? जैसे आपका रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, स्टूडेंट का क्या होगा? आपका नेम हो गया स्टूडेंट का, साथ में स्टूडेंट क्या होगी? स्टूडेंट के जैसे रोल नंबर हो गया, साथ में स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की यहाँ पे क्या होगी? एज होगी, ठीक है। स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हो गया? मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आपके जो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? देखो स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या है? एंटिटी है, और एंटिटी की प्रॉपर्टी आप क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट। तो राइट आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूट। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, एट्रीब्यूट इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू एनी आर्बिट्री रिकॉर्ड ऑफ ए फाइल, ये कह रहा है किसी भी फाइल में रिकॉर्ड को सबसे फास्ट एक्सेस किस टेक्निक से कर सकते हैं? तो देखो ध्यान रखना, आपका ओएस का कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो आपकी जो हैश फाइल होती है, जो हैश फाइल होती है उसमें रिकॉर्ड सबसे फास्ट एक्सेस होता है, जो आपकी हैश फाइल होती है उसमें रिकॉर्ड सबसे फास्ट एक्सेस होता है। तो ये पूरा पूरा सेपरेट कंसेप्ट मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपका जो हैश फाइल होती है उसका एक्सेस सबसे फास्ट होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट आपसे पूछा गया रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। तो देखो रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है? देखो रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है? आपकी एक प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज होती है। देखो रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो हमारे जो डीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनल अलजेब्रा का जो कंसेप्ट था वो डॉक्टर ईएफ कोड ने दिया था, डॉक्टर ईएफ कोड ने दिया था। देखो डॉक्टर ईएफ कोड ने कहा था कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की सहायता से, अगर रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन की बात करें,
अगर यहाँ पे ऑपरेशन की बात करें इसके, तो देखो ऑपरेशंस की बात करें तो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, एक रीनेम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ऑपरेशन की सहायता से डॉक्टर एफ कोड ने कहा था कि हम इन पर्टिकुलर ऑपरेशन की सहायता से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये आपकी जो लैंग्वेज होती है प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। इसका मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपको पूरा पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है। जैसे सपोज करो आपकी सी है, तो सी आपकी किस टाइप की है, अब प्रोसीजर लैंग्वेज है। जैसे सी में आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आप पूरा प्रोसेस लिखते हो। जैसे आप किस 2 नंबर का सम करते हो, तो 2 नंबर का सम करने के लिए जो आप प्रोसेस जो आप लिखते हो उसी को हम कहते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज। तो जनरली आप सी वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे आपकी इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। देखो ऐसी कौन सी की होती है जो कि रिलेशनशिप बताती है टेबल्स के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी कंसेप्ट है कि आपकी जो फॉरेन की होती है, देखो जो फॉरेन की होती है वो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के काम आती है, ठीक है। तो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाती है फॉरेन की। ओके, तो आपको याद रखना है इस कंसेप्ट को। अच्छा, नेक्स्ट आपके सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ, अगर बाकी की बात करूँ सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की क्या होती है, प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट की क्या कहलाती है, सेकेंडरी की कहलाती है, ठीक है। अगर सेकेंडरी की में, अच्छा यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी इनकी आपको क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है, देखो इनकी के बारे में। तो सेकेंडरी की क्या होती है, प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट की सेकेंडरी की कहलाती है। अच्छा, टेबल में एक से ज्यादा सेकेंडरी की हो सकती है, सेकेंडरी की फील्ड वैल्यू नल हो सकती है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती है प्राइमरी की। देखो वह कैंडिडेट की जिसकी फील्ड वैल्यू कभी भी नल ना हो, उसको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है, आपको ध्यान रखना, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है जिसकी फील्ड वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, मतलब नॉट नल। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या बनाती है, फॉरेन की रेफरेंशियल की होती है, जो कि रेफर करती है किसी दूसरे रिकॉर्ड को, या तो खुद की टेबल में करेगी या दूसरी टेबल में करेगी, और जिसके लिए क्या बनाएगी, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएगी। तो देखो आपको ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना है, फॉरेन की होती है वो स्वयं की टेबल में भी रेफर कर सकते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। इसमें बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आपके यहाँ पे जनरली बच्चे क्या याद रखते हैं कि आपकी जो फॉरेन की होती है वो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम आती है, खुद की टेबल में रेफरेंस नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। फॉरेन की स्वयं की टेबल में रेफरेंस कर सकती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।